हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य, हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की थी जो सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली थी, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, दिल्ली पुलिस हो और अब तो यूपी पुलिस के बारे में भी सुगबुगाहट स्टार्ट हो चुकी है, और चाहे वो सुपरटेट हो, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, वो सीरीज हमारी लगातार जारी है। और उसी सीरीज का एक नेक्स्ट अंक हम लेके आए हैं। नेक्स्ट सीरीज में आज सीरीज नंबर 6 है कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की सीरीज नंबर 6 है। हम एमसीक्यू क्वेश्चन ले रहे हैं और एमसीक्यू का ये कारवा लगातार चल रहा है, और उसमें हमने मैथ, रीजनिंग, देखो मैथ की सीरीज अलग चल रही है, रीजनिंग की क्लास अलग चल रही है आपकी, और सारे जितना भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए जरूरत होता है वो सारा एमसीक्यू बेस में आपको सब कुछ मिल रहा है। थ्योरी तो आप पढ़े हैं और आप यहां पर पढ़ते ही हैं, इसी के साथ साथ आप लोगों को वो सेक्शन मजबूत हमारा करना उद्देश्य है कि जो परीक्षा में किस तरीके से सवाल आते हैं और किस माइंडसेट से आपको क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो कितना बेहतर कोट आपके स्क्रीन पर है, इस कोट के साथ हम शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है? सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। ठीक है, तो आप सभी योद्धा हैं और इस योद्धा बैच में आप सबका वापस फिर से स्वागत है। और हम अब चलते हैं इस क्वेश्चन की सीरीज की अगली यात्रा पर, और यात्रा आपकी शुरू होती है क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सभी योद्धा बराबर जुड़े रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्क्रीन पर है, मुझे जवाब दीजिएगा। मैं देखता हूं कि कौन सवाल का सबसे बेहतर जवाब देगा आप में से। किसी राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त करने में केंद्रीय सरकार का क्या निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या लिखा है? ग्रेटिंग स्पेशल स्टेटस टू अ स्टेट। मतलब एक राज्य में केंद्र सरकार का क्या लाभ है किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस देने में? स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है? विशेष दर्जा किसको दिया जाता है? आप सब लोगों को मालूम है, जिस देश में हम रहते हैं वो देश भारत। उस देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में हैं, और इनमें से भारत में 11 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। कितने स्टेट्स को? 11 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है भारत में। अब आपको कि सर विशेष दर्जे का मतलब क्या है? आप लोगों को मालूम होगा, हम तो सब ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पर सभी चीजें साधारण रूप से सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। जैसे भारत के हिल स्टेट पहाड़ी पर बसने वाले राज्य, या भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उत्तर पूर्वी राज्य। आप सभी लोगों को मालूम है नॉर्थ ईस्ट, जिनको 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं, 7 तो वो हो गए, उनका एक भाई सिक्किम हुआ, 8 ये हो गए। इसके साथ साथ उत्तराखंड पहाड़ी है, कितने हो गए? 9 हो गए। हिमाचल प्रदेश कितने हो गए? 10 हो गए। एक राज्य ऐसा है जिसका जन्म सबसे लास्ट में हुआ है, तेलंगाना। तो भारत में 11 राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। आप लोगों को याद रखना है, स्पेशल स्टेटस मिलते ही आपको अपने माइंड में सेट करना है, स्पेशल स्टेटस मिलते ही क्या होता है, यहां पर लिख देता हूं। अगर केंद्र सरकार 100 रुपए, अगर केंद्र सरकार क्या करती है, सहायता देती है, तो सहायता में राज्य का केवल कितना हिस्सा होता है? इधर देखो, केंद्र सरकार 90% सहायता देगी और राज्य सरकार कितना परसेंट? 10%। स्पेशल स्टेटस स्टेट को, जिसको हमने विशेष दर्जा दिया है, उस विशेष दर्जा प्राप्त राज्य को 90% अनुदान देगा केंद्र, और 10% कहेगा कि तुम अपनी जेब से खर्च कर लो और 100 रुपए से अपने राज्य का उत्थान कर लो। इस तरीके से स्पेशल स्टेटस की बात की जाती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए हिंदुस्तान में कितने स्पेशल स्टेटस किनको विशेष दर्जा प्राप्त है। तो आपको कि सर 11 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। सर वो 11 राज्य कौन से हैं? तो याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। क्या 7 तो 7 सिस्टर स्टेट प्लस एक उनका भाई सिक्किम, और इसके बाद कौन? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, ये राज्य हैं स्पेशल स्टेटस। पहले जम्मू कश्मीर को भी स्पेशल स्टेटस दिया गया था, परंतु जब से 370 वहां से हटाया गया है, तब से उसका स्पेशल स्टेटस का दर्जा समाप्त हो गया है। तो अब इस सवाल का जवाब आपके सामने है, मुझे बताइएगा क्या होता है? स्पेशल स्टेटस मिलते ही पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। सेकंड कंडीशन देखिएगा, सेकंड, द एक्सटेंट ऑफ द लोन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल असिस्टेंस, ये भी बिल्कुल सही है। तो जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों। वेल डन, वेल डन। गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। इस सवाल का जवाब आपको मिल जाना चाहिए। मैं सभी के मैसेज भी पढ़ रहा हूं। वेरी गुड, कीप इट अप। तो आप लोगों ने सुना कि भारत में 11 राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्राप्त है। कितने राज्यों को? 11 राज्यों को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, विशेष दर्जा। उनमें से 7 तो 7 सिस्टर
एक उनका बड़ा भाई सिक्किम, और इसके बाद हिंदुस्तान में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, वीरभूमि देवभूमि उन दोनों का नाम है, और एक तेलंगाना जो भारत का सबसे लास्ट में राज्य बना है 2 जून 2014 को। इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर को भी स्टेटस दिया गया था ये। अब सवाल है कि सर इसके अलावा अगर जो स्पेशल स्टेटस जिसको नहीं मिला हुआ उसके साथ क्या होता है? देखो, जिनको विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है उनको केंद्र आयोजित योजनाओं में कितना % पैसा देता है? 60 और 40, 60 कौन देगा? केंद्र देगा। 40 किसका होगा? राज्य का होगा। जैसे यूपी में 60% केंद्र का होगा और 40% राज्य पैसा मिला के देगा। तो हम सामाजिक कार्य कर पाएंगे, सोशल वेलफेयर स्कीम चला पाएंगे, इकोनॉमिक वाली स्कीम चला पाएंगे। तो ये सारी योजनाओं से संबंधित है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका अगर आपको सवाल का जवाब समझना था तो सवाल का जवाब आपके सामने है, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे योद्धा, इस योद्धा बैच के बहुत सारे योद्धा नोट्स बनाते हैं, और इन नोट्स का ये लाभ होगा कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो उसका आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बताइएगा, ये वो सारे के सारे स्टेट हैं, 11 स्टेट जिनको स्पेशल दर्जा प्राप्त है। स्पेशल दर्जा प्राप्त है। अच्छा, स्पेशल दर्जा प्राप्त होने के लिए कौन से अनुच्छेद में बात होती है? तो योद्धाओं बताओ, आर्टिकल मुझे बताओ। स्पेशल स्टेटस भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में लिखा है? वेल डन। तो आपको मैं बताता चलूं, यहां पर आर्टिकल नंबर कौन सा होता है? 371। क्या होता है? 371 में बात है ये। गुड, प्रयास आप सबने अच्छा किया है। अब सवाल है कि सर एक बार मैप में भी दिखा दो। लो जी, मैप भी आपके सामने आ गया। मैप के अंदर आप सभी को पता है ये तो 7 बहन राज्य हैं, 7 सिस्टर। एक इनका भाई है सिक्किम, और पहले जम्मू कश्मीर को भी मिलता था, लेकिन अब खत्म हो गया। ध्यान देना, अब केवल किसको मिलता है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिला है। तो 8 तो ये हो गए सारे यहां पर, 9, 10 और एक क्या हुआ? एक हमारा हुआ तेलंगाना। एक क्या हुआ? तेलंगाना हुआ। इस तरीके से भारत में 11 राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्राप्त है। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। आपने कहा ठीक है सर, ये तो बात हमें समझ में आ गई। क्वेश्चन है आपके सामने, विच कमीशन मेड द रिकमेंडेशन विच फॉर्म द बेसिस फॉर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट which created the states पंजाब एंड हरियाणा? किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए? मुझे जवाब दीजिएगा। देखते हैं कि कौन सवाल का जवाब देगा। आप में से कौन है ऐसा जो बेहतर जवाब दे पाएगा? प्रयास कीजिएगा आप। हाँ संजू जी, इस वजह से बनाया जाता है कुछ राज्य कभी काफी पिछड़े हैं। आप जानते हैं, जैसे आप खुद देखो, हिमाचल प्रदेश है, वहां हिल एरिया है, लैंडस्लाइड होती रहती हैं, तो लैंडस्लाइड होने के कारण उनका काफी नुकसान होता है। तो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो आमदनी का जरिया ज्यादा नहीं है, तो आप हमें सबसे ज्यादा अनुदान ही दे दो। अनुदान, इस वजह से कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है। ठीक है, बोलो। Which commission made the recommendation which formed the basis for the Punjab Reorganization Act which created the state पंजाब एंड हरियाणा? वो पूछ रहा है, पहले पंजाब, देखो पंजाब जो था, हमारे पंजाब से ही पाकिस्तान का भी पंजाब बना है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। पहले पंजाब की राजधानी क्या हुआ करती थी? लाहौर हुआ करती थी, बट बंटवारा जब हुआ तो लाहौर कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। फिर हमने आगे बढ़कर क्या देखा कि जो हिंदी भाषी लोग थे उन्हें हरियाणवी कहा, पंजाब से उसे हटा के हरियाणा बना दिया गया। अब सवाल है, कौन था वो आयोग जिसने ऐसा कहा था कि पंजाब को अलग कर दो और हरियाणा को अलग कर दो? पंजाब को अलग, हरियाणा को अलग। पंजाब में होंगे पंजाबी बोलने वाले और हरियाणा में बोलने वाले होंगे हिंदी। तो इस आयोग वाला, ये आयोग कौन सा था? तो आपको जवाब देना होगा, ये दास कमीशन था। क्या था? दास कमीशन था। क्या था? दास कमीशन था। वेल डन। सभी ने भी जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। आप कहोगे कि सर इसके बारे में थोड़ा बताओ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एंड दास कमीशन मेड द रिकमेंडेशन व्हिच फॉर्म द बेसिस फॉर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट व्हिच क्रिएटेड द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब से ही तोड़ के 2 राज्यों का निर्माण हुआ, पंजाब और हरियाणा। कमीशन का नाम क्या था? दास कमीशन। अब बहुत सारे कमीशन है, एसके धर कमीशन है, जेवीपी कमीशन है, अलग अलग कमीशन है। किसी ने कहा भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करो, किसी ने कहा नहीं प्रशासन के आधार पर राज्यों का निर्माण करो। परंतु आप लोगों को याद रखना होगा, भाषा के आधार पर हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म हुआ था, और भाषा के आधार पर ही हिंदुस्तान का अंतिम राज्य तेलंगाना बना है। ये बातें आप लोगों को बड़े खूबी तरीके से समझना होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वो क्या कहता है? सवाल पढ़िएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छे सवाल हैं। अच्छे सवाल का मतलब इसमें मैंने टफ सवाल लिए हैं, सारे टफ सवाल लिए हैं जो एग्जाम में आ रहे थे। हलवा सवाल देखने से नहीं, ऐसे सवाल देखने से आपको मालूम होगा कि परीक्षा में ऐसे सवाल पूछते हैं।
देखिएगा, हाउ आर लेजिस्लेटिव एक्सेसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबलीज चेक्ड, संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यादतियों की जांच कैसे की जाती है। वो सीधी सीधी सी बात है, सवाल क्या पूछ रहा है, 90% लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि सवाल पूछता क्या है, जवाब बाद में देना, पहले सवाल तो समझ लो पूछता क्या है। वो कह रहा है हिंदुस्तान में संसद होती है देश की, और संसद को देश की पंचायत कहते हैं। देश की पंचायत के द्वारा इस देश के लिए जो कानून बनाया है, अगर वो कुछ कानून बनाए और राज्य, हमारा उत्तर प्रदेश राज्य की कानून बनाने की व्यवस्था किसके हाथ में होती है, विधानमंडल के हाथ में होती है। अगर देश के लिए कानून देश की पंचायत कौन बना रही, पार्लियामेंट, और हमारे प्रदेश के लिए कानून कौन बना रही, विधानमंडल। अगर कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान में लिखी हुई विधियों के अगेंस्ट हो जाए, तो कौन है जो इन पर कंट्रोल लगाएगा। सवाल ये पूछा है योद्धाओं, इस सवाल का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। वेल डन, वेल डन। ना ना ना, डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा, वेल डन। सभी बी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया जवाब दिया है। क्या आएगा, बी। नहीं नहीं, बी गलत जवाब है, बी सभी का गलत है, प्रयास कीजिएगा। आप सबने पढ़ा है, आप सभी योद्धाओं, आप कैसे भूल गए, आप सबने देखा था। क्या देखा था कि सर हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब प्रयास करो जल्दी जल्दी। हाउ आर लेजिस्लेटिव एक्सेस ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबली चेक्ड, संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यादतियों की जांच कैसे की जाती है। बोलो बोलो जल्दी, इसका जवाब क्या आएगा, जुडिशियल रिव्यू। किसके द्वारा, जुडिशियल रिव्यू। अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे, अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे कि वो संविधान में लिखित बातों के विरुद्ध हो जाए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या लेके आता है, न्यायिक पुनरावलोकन, समीक्षा करता है। समीक्षा इसके अंतर्गत आती है, तो आप समझ सकते हैं। तो क्या जवाब आएगा, इसका सी जवाब आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। क्या आएगा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। और न्यायिक पुनरावलोकन की कहानी हमने किस कंट्री से ली है, न्यायिक पुनरावलोकन की कहानी हमने अमेरिका से ली है। और ये अमेरिका का न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि अगर देश में संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जो संविधान के विरुद्ध है, तो उसे उस क्षेत्र तक काट देना जहां तक वह विरुद्ध है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। हे योद्धाओं, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक तो आप जानते हो कौन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, जानते हो ना। लेकिन मुझे एक बात ये बताइए, जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल नंबर कौन सा होता है। प्रयास करो, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं, आप मुझे बताइए जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन का आर्टिकल नंबर कौन सा है। वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी लगातार बन रहे हैं। यूएसए, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। जी, जुडिशियल रिव्यू का मतलब मैंने क्या बताया, संसद के द्वारा बनाया गया कानून अगर भारत के संविधान के विरुद्ध हो जाए, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि उस संविधान, भारत के सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून को वहां तक निरस्त कर दो जहां तक वो संविधान के विरुद्ध है। इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। प्लीज इस बात को कई बार सुन लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे जवाब दिया आर्टिकल नंबर 226 या 227 है ना। जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल नंबर, हे योद्धाओं, आर्टिकल नंबर 13 है, आर्टिकल नंबर 13 है। मैंने वेट किया आपके जवाब का। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल रीजन प्लानिंग काउंसिल। अब समझिएगा कितना अच्छा सवाल है, और मुझे पता है कि आप में से सारे योद्धा इस सवाल का जवाब देने में सक्षम हैं। बताइए, वो कह रहा है निम्नोक्त राज्यों में से कौन सी राजधानी क्षेत्र योजना परिषद में शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल रीजन प्लानिंग काउंसिल। आप सभी ने मालूम किया है ना, एनसीआर। आप सभी एनसीआर के बारे में जानते हो। एनसीआर क्या होता है कि सर एक एनसीआर होता है, एनसीआर में सर एक छोटा सा दिल्ली है, इसे आप एनसीटी कहते हो। और सर इधर क्या है, इधर यूपी है, और सर इधर क्या है, इधर हरियाणा है, और ये क्या है, राजस्थान है। तो एनसीआर में क्या नहीं आएगा, मध्य प्रदेश नहीं आएगा। तो इसका जवाब क्या आएगा, 4th आएगा। आप सभी को मालूम है ना एनसीआर में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। हे योद्धाओं, एनसीआर में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने, 35 हैं। इन 35 में से खुद दिल्ली के, एनसीटी दिल्ली के कितने हैं, 11। और यूपी के कितने हैं, 8 हैं। और आप सभी को पता है ना हरियाणा के कितने हैं, 14 हैं। और राजस्थान के कितने हैं, 2 हैं। ठीक, तो इनमें से मध्य प्रदेश नहीं आएगा। तो सवाल का जवाब आपको मिल गया है। वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब दिया आप सभी ने। आप सभी लगातार पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर आप कह रहे थे एनसीटी, देखो मैंने आपको सारा का सारा कंसेप्ट बता दिया है। कौन कौन से जिले होंगे, कौन कौन से राज्य होंगे। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो मैंने आपको पूरा एनसीआर का मैप भी दिखाया है। इस मैप में क्या कहा है, ये दिल्ली है, ये क्या है, दिल्ली है, और ये क्या है, ये आप सभी को मालूम है राजस्थान है, सॉरी हरियाणा। अब हरियाणा के कितने जिले हैं, हरियाणा के कितने जिले हैं, 24 जिले आएंगे। और इधर किया हमारा यूपी, यूपी में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर। आप समझ गए। इधर राजस्थान के अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर। हरियाणा के कितने हैं, 14 हैं, तो आपके सामने। और खुद दिल्ली के कितने हैं, 11। इस तरीके से एनसीआर में टोटल जिले कितने हो गए, 35 हो गए। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। नेशनल कैपिटल रीजन, वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। आप पहले तो मुझे बताओ, क्या ये सवाल आपको सबको समझ में आ रहे हैं? क्या सवाल का नेचर और सवाल की गंभीरता और सवाल का थोड़ा सा लेवल आपको समझ में आया? थोड़ा लेवल मैंने अप किया है। क्यों? इससे पहले जो 5 वीडियोस आपको दी गई हैं, 5 वीडियोस में गागर में सागर भरने की बात हुई है। आप उनको पढ़ोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उन 5 को ही पढ़ लोगे तो 50 वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी को मालूम है जो कंटेंट आपको दिया जाता है वो बेहतर होता है। प्रयास तो कीजिएगा, आप जज तो कीजिएगा, ठीक है। The deciding authority of the state share in the central taxes, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन है? आप जानते हो इस हिंदुस्तान में जब टैक्स इकट्ठा होता है, जब टैक्स इकट्ठा होता है तो इकट्ठा होके भारत की संचित निधि में जाता है। कहां जाता है? भारत की संचित निधि। हे योद्धाओं, योद्धा बेंच के योद्धाओं, मुझे बताओ संचित निधि कौन से आर्टिकल में आता है? संचित निधि जिसको बोलते हो इंग्लिश में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत में कौन से आर्टिकल में आता? पहले तो मुझे ये बताओ। अगर टैक्स उसमें आ गया है तो राज्यों का इतना हिस्सा और केंद्र का इतना हिस्सा, ये बंटवारा कौन करता है? हे योद्धाओं, ये सामने आपके कमीशंस हैं। इन कमीशंस में पूछा गया है कि बताइए फाइनेंस कमीशन करता है, प्लानिंग कमीशन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, या फाइनेंस मिनिस्टर करता है? तो मुझे उम्मीद है कि आप सवाल का जवाब बेहतर दे पाएंगे। प्रयास तो करो। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? फाइनेंस कमीशन है या प्लानिंग कमीशन है? तो आप सबको मालूम होगा। बहुत बढ़िया जवाब दिए आप, गुड गुड, वेल डन, वेरी गुड। याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि का आर्टिकल नंबर 266 फर्स्ट है। जिसने ये बताया है उसके लिए क्लैपिंग है, वो योद्धा है। और जिसने नहीं बताया है वो थोड़ा सा मेहनत करके, बूस्ट करके अच्छा जवाब दे सकता था। वेल डन। तो कौन होगा वो? फाइनेंस कमीशन होगा। कौन होगा? फाइनेंस कमीशन होगा। भारत का वित्त आयोग, भारत का वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में आता है? भारत का वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 में आता है। और भारत में वर्तमान में कौन से वित्त आयोग का गठन हुआ है और उसके हेड कौन है? आपका होमवर्क है, आपका ये होमवर्क है। मेरा सवाल है 15वां वित्त आयोग बना है या 16वां बना है? अगर 16वां बना है तो उसकी मुखिया कौन है? आपसे जवाब का उम्मीद करता हूं। आगे देखिएगा नेक्स्ट सवाल। इस सवाल का जवाब तो आपके सामने आ गया, इस सवाल का जवाब आपके सामने है। सवाल का जवाब सबको मिल गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। Which authority recommends the principles governing the grants in it of the revenues of the state out of the consolidated fund of India? देखो सवाल आ गया ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि से ही भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के सांसदों का वेतन दिया जाता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब सवाल का जवाब बताइएगा क्या आएगा। निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत को समेकित निधि के राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? सिफारिश करता है, ध्यान देना, सिफारिश करता है। तो मुझे जवाब दीजिएगा और जवाब देने का प्रयास तो करो। पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति नहीं करती है। इसका जवाब आएगा डी। इसका जवाब क्या आएगा? डी। अब आपको कि होता क्या है सर? ये इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्य परिषद। देखो नाम क्या, अंतरराज्य परिषद। ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सिफारिश करती है। सिफारिश किसकी करती है? सहायता, राजस्व सहायता अनुदान की, कि भैया इस राज्य को इतना पैसा दे देना। देने का काम कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा, फाइनेंस कमीशन करेगा। लेकिन सिफारिश कौन करेगी? सिफारिश करेगी इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्य परिषद करती है। आपको कि सर ठीक है, लेकिन सर बताना क्या है? तो देखिएगा आपके सामने पूरा का पूरा सिस्टम है। क्या बताया गया है?
किसके अंतर्गत बनाई गई है कमेटी? तो लिखा है एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग द वर्किंग ऑफ द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमीशन इन 1988। ऐसी बात कब रखी गई? 1988 में। इस आयोग का नाम क्या था? आरएस सरकारिया आयोग। क्या था? आरएस सरकारिया आयोग, जिसका मेन उद्देश्य क्या था? इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल कौन सा है? अंतरराज्य परिषद का आर्टिकल 263 है, जिसके तहत सिफारिश की जाती है कि फला फला राज्य को इतना पैसा दे दो, फला फला राज्य को अनुदान दे दो। तो ये बातें यहां पर की गई हैं। वेल डन। नेक्स्ट देखिए, ये बैठक हो रही है इंटर स्टेट काउंसिलिंग में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है और इस बैठक में डिसाइड करता है कि कौन राज्य भारत में गरीब है, कौन थोड़ा अमीर है। अगर थोड़ा गरीब है तो उसको थोड़ी ज्यादा मदद देना है, अमीर है तो उसको थोड़ी कटौती कर दो। ऐसी सारी बातें, क्योंकि परिवार में सभी एक जैसे नहीं होते हैं। परिवार में कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई कमजोर होता है, कोई गरीब होता है, कोई वंचित होता है, बट सबको सहायता देना तो बनता है, क्योंकि मेरा देश क्या है? राज्यों का संघ है और हमें सभी राज्यों के बराबर ध्यान देते चला है, क्योंकि समानता का अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन बड़ा अच्छा सवाल आपके सामने आया है। वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति को किसके बारे में सिफारिश करने से क्या करता है? संबंधित होता है। द फाइनेंस कमीशन इज मेनली कंसर्न्ड विद रिकमेंडिंग टू द प्रेसिडेंट अबाउट। बताइए बताइए। देखो, आप जब तक जवाब देते रहेंगे बेहतर रहेगा। सर, कंसोलिडेटेड फंड का ही ओल्ड नेम आरएस सरकारिया आयोग नेम है? नहीं नहीं, ये सरकारी आयोग एक अलग तरीके से कमीशन बना था भैया, जिसने सजेस्ट किया था, जिसने सजेशन दिया था, है ना। आगे आएगा क्वेश्चन में, उसमें और बेहतर तरीके से डायग्राम के साथ आपके साथ आऊंगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। वित्त आयोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति को किसके बारे में सिफारिश करने से संबंधित होता है? बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप सभी को पता है। बताइए बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब क्या आएगा? देखो, वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र व राज्यों के जो पैसे डिसाइड हुए हैं उसे डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। इतना तुम्हारा ले जाओ। सिफारिश किसने की? इंटर स्टेट कमीशन ने। इंटर स्टेट कमीशन ने। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारे देश में 3 प्रकार के आयोग होते हैं: संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग और संविधानोत्तर आयोग। क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैच्यूरी। संविधानिक किसको बोलते हैं? जिसका संविधान में आर्टिकल होता है वो संवैधानिक आयोग होता है। और जो संवैधानिक आयोग नहीं है, जैसे नीति आयोग, नीति आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है। और तीसरा कौन सा होता है? जो भारत की संसद ने बनाया है, परंतु उसका आर्टिकल नहीं है, परंतु उसकी पावर सेम ऐसी ही है जैसे संविधान में लिखी हुई बातों का है। तो भारत में कितने प्रकार के आयोग होते हैं? 3 प्रकार के। जिनका संविधान में आर्टिकल होता है उनको क्या कहते हैं? संवैधानिक आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन कहते हैं। जिनका नहीं होता है क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। और जो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं स्टैच्यूरी बॉडी कहते हैं। क्लियर हुआ कैंडिडेट? वेल डन। तो अब इस सवाल का जवाब क्या आएगा? ए जवाब आएगा। सभी ने ए जवाब दिया है, सभी ने ए जवाब दिया है। प्रिंसिपल, राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के विनियामक सिद्धांत। प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्रांट्स इन एड टू बी गिवन स्टेट्स। नहीं, ये केवल केंद्र और राज्यों के बीच में करों को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जवाब आपके सामने है, आप देखिएगा। फाइनेंस कमीशन, पढ़ो, बड़ा अच्छा जवाब है। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल नंबर 280। वित्त आयोग का अनुच्छेद कौन सा आता है? 280 आता है। वित्त आयोग को प्रत्येक 5 वर्ष में गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। Constitution mainly to give its recommendation on the distribution of tax। देखो क्या लिखा है? distribution of tax and revenue। किसके बीच में? यूनियन एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट्स। क्लियर हुआ? केंद्र व राज्यों के बीच में कर का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने की और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया है? सेवा कर, समझ गए? कितना बढ़िया सवाल दिया। लिस्ट 1, लिस्ट 2। अच्छा, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जिस नेचर से पूछा गया है उस समय सर्विस टैक्स हुआ करता था, बट अब तो सर्विस टैक्स को ही खत्म कर दिया है। अब तो जीएसटी बना दिया है। क्या बना दिया है? जीएसटी बना दिया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सा अब बदल जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? ध्यान देना। इस क्वेश्चन का जो जवाब यहां पर 4 लिखे हैं, अब इसमें थोड़ा अमेंडमेंट होके हमें थोड़ा चेंज करना होगा। पहले सवाल पढ़ो। संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर का मतलब समझ गए? सर्विस टैक्स। एंड टू एक्सपेंड इट्स स्पैन। कौन सा प्रोविजन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता है कि टैक्स लगा दो, उसका विस्तार कर दो? ऐसा कौन सा था? इसका जवाब वर्तमान में अमेंडमेंट के थ्रू आया है। क्या लिखा है?
कॉन्स्टिक्वेंटली न्यू आर्टिकल क्या है, याद रखना 268A। 268A में ये प्रावधान है वर्तमान में। अब ये 268 अब यहां पर नहीं है, तो आप यहां पर सी जवाब बनाएंगे 268A, क्योंकि ये संशोधन हुआ है, हाईलाइटेड है, सवाल नया है, इस वजह से मुझे आपको जवाब देना पड़ा। सवाल नया है, इस जवाब को पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 268A में जाएगा। अनुच्छेद नंबर 268A के अंतर्गत ये सारी बातें की गई हैं। सेकंड लास्ट सवाल की तरफ को मूव करते हैं। सेकंड लास्ट सवाल आपके सामने है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, आप सभी को पता है भारत में यूपीएससी सिविल सर्वेंट आपने सुना है, सिविल सेवक, तो इसमें बताया गया है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप सभी को पता है एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, आईएएस, आप में से बहुत सारे योद्धा इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे बताइएगा संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित की गई थी? पहले इसका नाम क्या था? पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या नाम था? पब्लिक सर्विस कमीशन, पहले ये नाम था। अब इसके बाद इसमें नाम क्या हुआ? यूपीएससी हुआ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वो कह रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जन्म कब हुआ था? वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप सभी। इसका जवाब क्या आएगा? पहले इसका नाम क्या था? पीएससी था। क्या नाम था? पीएससी था। और वर्तमान में क्या नाम है? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो अब सवाल है कि इसका जन्म कब हुआ? तो कब जन्म हुआ? 1 अक्टूबर 1926, 1 अक्टूबर 1926। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है जो भारत के संविधान में कौन से पार्ट में आता है, मतलब कौन से भाग में आता है और कौन सा आर्टिकल है, मुझे बताओ जल्दी। भाग नंबर 14, पार्ट नंबर 14 किससे संबंधित है? यूपीएससी से संबंधित है। सर्विस अंडर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी है ना। और आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक है? 308 से 323, 308 से 323 संबंधित हैं किसके? यूपीएससी और स्टेट पीएससी के। तो इसकी कहानी यहां से शुरू हुई है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है आपको मैंने बता दिया है, ये सारी बातें हैं। अक्टूबर 1926 में इसका गठन हुआ। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। याद रखना, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ये बातें सामने आई। और संघ लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है? धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली। धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यूपीएससी के बारे में सारी बातें क्लियर है। अब हम चलते हैं आज की क्लास के लास्ट सवाल पर। वेल डन। कुछ स्टूडेंट अभी जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को देख लेना। अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आए तो बाद में मुझे रिप्लाई कर देना। कोई सजेशन है तो सजेशन भी दीजिएगा, आपका वेलकम है। अच्छा, अब हम संविधान की जो ये सीरीज चल रही है, ये संविधान की वीडियो नंबर 6 है। चलो चलते हैं आगे और आज की क्लास का लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल, अच्छा ये यूपीएससी की बिल्डिंग है, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली। इसका जवाब आपको मिल गया है। अब देखिएगा लास्ट सवाल है, क्या है आज की क्लास का लास्ट सवाल? जवाब दीजिएगा, प्रयास कीजिएगा सभी, एक बार पढ़ लीजिएगा सभी। मेंबर ऑफ द यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कैसे रिमूव किया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? आप मुझे बताओ। 4 सवाल 4 जवाब हैं, कौन जवाब देगा बेहतर? वेल डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है किस मेथड के द्वारा? किस मेथड के द्वारा, जल्दी बताइएगा। सभी जवाब दे रहे हैं। लास्ट सवाल है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से कैसे हटाया जा सकता है? याद रखना, पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति मेन मुखिया है उनको पद से हटाने के लिए। कैसे क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑन द यूनानिमस रिकमेंडेशन फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ना, इसके द्वारा नहीं। प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एन इंक्वायरी एंड रिपोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या जवाब आएगा? सी जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा? सी जवाब आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सवाल आपको सी मिल गया है, सभी ने सी जवाब दिया है। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे बताइएगा और लाइक करके जाइएगा, तो उससे मेरा मनोबल बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका जवाब आपको क्लियर हुआ। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति एक इंक्वायरी बैठाएगा और उस इंक्वायरी में सुप्रीम कोर्ट के कुछ पैनल में जज बैठेंगे और वो जज इंक्वायरी करेंगे और वो बताएंगे कि सर वाकई में जो ये यूपीएससी के सदस्य हैं उन्होंने घोटाला किया है, सर करप्शन किया है, संविधान के विरुद्ध कुछ कार्य किया है, सर अब तुम हटा दो, हम तुम्हें रिपोर्ट देते हैं। तो राष्ट्रपति फिर उनसे कहता है कि भाई अब आपकी रिपोर्ट आ गई है और तुम्हारे विरुद्ध आई है, आज से
आपकी छुट्टी, तो ये तरीका होता है। तो जवाब क्या आएगा? सी जवाब आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के हाथ में होता है। द्रौपदी मुर्मू जी हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं, इनके हाथ में ये पावर है, तो ये ऐसा कर सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर अब विराम देता हूं और पहले मुझे बताइएगा क्या क्लास आपको समझ में आई? अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। अब हम मिलते हैं फिर कल इसी ऊर्जा के साथ। तब के लिए अब मैं आपको अलविदा कहता हूं और आप सबको ये कहूंगा कि लास्ट जितनी भी वीडियोज हैं सभी देखते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।